A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन। तो ये इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है। इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को भी देखना तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। आई एम हैविंग दिस वन टेलीग्राम चैनल ओनली। इस चैप्टर में अबाउट हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, किस तरीके से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो है वेरिएशंस डेवलप होते हैं और वो किस तरीके से आगे आगे ट्रांसफ़र होते हैं, कौन से कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं और कुछ कैरेक्टर्स हमारे जीन्स में होते हैं बट फिर भी वो नज़र नहीं आएंगे। तो हमने उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, हेरिडिटी क्या होती है हमने इसके बारे में पढ़ा। हमने बीटल वाले एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा जिसमें कि हमने देखा कि किस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन होता है और किस तरीके से एनवायरनमेंट फैक्टर जो है रोल प्ले करते हैं अपना। हमने पढ़ा था सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, आप जिसको अब अच्छे तरह से समझ गए होंगे पार्ट 2 में। फिर हमने इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। हमने एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में जाना था। हमने स्पेसिएशन के बारे में बात की थी कि किस तरीके से जोग्राफिकली डिफरेंस जो है वो वेरिएशंस क्रिएट करता है और इतने ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट कर सकता है कि हो सकता है कि कुछ सालों के बाद जो सेम स्पीशी के जो इंडिविजुअल्स हैं जोग्राफिकल स्पेसिएशन होने की वजह से ही आपस में इंटरब्रीड करने के लिए केपेबल ना हो पाएँ। तो क्या हम उसे नया स्पीशी बोलेंगे? स्पीशी वो सेम होता है बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ चुके होते हैं, इस लेवल तक वेरिएशन आ चुके होते हैं कि इंटरब्रीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात किया। फिर हमने इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया। हमने बात किया कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, ऑर्गेनिजम्स का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था अर्थ पर। हमने बात किया कि कैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो कि ट्रू सेल भी नहीं था उससे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म बनते गए और हमने उसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते गए हम उनको। मैंने आपको बताया था कि क्लास 9 के चैप्टर जो है जिसमें हमने प्लांट की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, आप उसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। फिर हमने बात किया था, अब हम जो है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रेसिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हमने बात किया इसके पहले वाले पार्ट में कि जोग्राफिकली सेपरेटेड होने की वजह से सेम स्पीशी के जो मेंबर हैं वो इतने ज़्यादा बदल जाते हैं, इतने ज़्यादा चेंज हो जाते हैं कि उनके बीच में इंटर ब्रीडिंग भी स्टॉप हो जाती है। ये हमने पहले वाले पार्ट में बात किया। तो अब हम बात करेंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है और आपस में जो दो तरीके अलग अलग तरीके का इवोल्यूशन हो रहा है उसमें किस तरीके से अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ओके, हम जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चेक करने की कोशिश करेंगे। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वुड बी सिमिलर बट बिकॉज दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। एग्जाम्पल क्या है? जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स हैं उनके 4 लिम्स हैं। बर्ड्स के केस में क्या है? एज डू बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, इन सब के केस में क्या है? 4 लिम्स हैं उनके। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिम्ब इज सिमिलर। बेसिक कैरेक्टर तो सिमिलर है, दो इट हैज बीन मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन वेरियस वर्टिब्रेट्स। अलग अलग वर्टिब्रेट्स में जो लिम्स हैं अलग अलग तरीके का फंक्शन प्ले कर रहे हैं। लिम्स हैं लेकिन अलग अलग फंक्शन है, जैसे सच एज उनको हम होमोलोगस कैरेक्टर कह रहे हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन अपैरेंटली डिफरेंट स्पीशीज। However, all similarities simply in organ shape are not necessarily because of common ancestor. कुछ अब हम बात करेंगे उन करेक्टर्स की जो आपको हो सकता है सेम दिखाई दें बट वो सेम नहीं होंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो सेम कॉमन उनके बीच में कुछ हो। कुछ ऐसे हम करेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे जो आपको अलग दिखाई दे सकते हैं बट वो कॉमन होंगे। लेट्स सी। अब आप देखिए ये होमोलोगस ऑर्गन्स की बात की जा रही है। मतलब क्या है? ऑर्गन सेम है, जैसे कि लिम्स की बात हो रही है। ह्यूमन बींग्स के केस में आपको हैंड्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, लेग्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। बैट के केस में आपको उसके विंग्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। प्रोपॉइज के केस में और फ्रॉग के केस में देखिए उसके लेग के बेस में दिखाई दे रहा है, उसके एक लिम्ब की तरह दिख रहा है। हॉर्स के केस में उसके पैर में दिख रहा है आपको। तो ये सब क्या है? ये सब होमोलोगस ऑर्गन है, मतलब ये सारे के सारे कॉमन ऑर्गन्स है।
ऑर्गन कॉमन है, लिम्स है, लेकिन उसका फंक्शन अलग अलग तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा जो हिंड लिम्ब है वो हमारा हाथ है, बैट का जो हिंड लिम्ब है वो उसके विंग्स हैं, फ्रॉग के हिंड लिम्ब भी उसका पैर है, घोड़े का भी पैर है, प्रोपोइस का ये इस तरीके से है। ठीक है, अब एनालॉगस ऑर्गन है। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में। होमोलोगस ऑर्गन क्या थे? ऑर्गन सेम है लेकिन उसका फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। एनालॉगस में क्या है? ऑर्गन डिफरेंट है लेकिन उसका क्या है? फंक्शन सेम है। बैट के केस में एनालॉगस ऑर्गन द विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ अ बर्ड। ऑर्गन ये इसका जो ऑर्गन है उसका जो फंक्शन है वो सेम है। बैट में भी उड़ने के काम आ रहा है, बर्ड में भी उड़ने के काम आ रहा है, बट ये जो है मॉडिफाई अलग अलग तरीके से हुआ है। बर्ड्स में ये जो ऑर्गन है उसके जो विंग्स हैं वो उसके लिम्स नहीं है। ओके, बैट के केस में वो उसके लिम्स की मॉडिफिकेशन है, राइट। जो विंग्स हैं बैट के आर स्किन फोल्ड स्ट्रेच मेनली बिटवीन एलोंगेटेड फिंगर्स। वो जो उसकी फिंगर्स थी, ये देखिए, जो उसकी हाथ में फिंगर्स होनी थी वो उसके विंग्स बन गए। ठीक है, बर्ड के केस में क्या है? विंग्स ऑफ बर्ड्स आर फेदरी कवरिंग ऑल अलोंग द आर्म्स। बर्ड के विंग्स क्या है? उसकी जो फेदर्स की कवरिंग है, जो उसकी आर्म्स है उसके ऊपर पूरे फेदर्स हैं, पूरी आर्म्स के ऊपर। इसके केस में क्या है? इसके केस में फिंगर्स का मॉडिफिकेशन है। फिंगर्स का मॉडिफिकेशन है बैट के केस में। पूरे के पूरे आर्म के ऊपर फेदर्स आ गए हैं इन केस ऑफ बर्ड्स। इसके अंदर देखिए, बर्ड्स के केस में अगर आप देखेंगे तो उसकी फिंगर सिर्फ ये है, लेकिन अगर आप बैट के केस में देखेंगे तो उसकी फिंगर्स पूरा जो उसका उड़ने वाला जो स्ट्रक्चर विंग दिखाई देगा वो उसकी फिंगर्स की मॉडिफिकेशन है। ठीक है, the design of two wings, their structure and components are different. They look similar because they have common use for flying, but their origin is not common. Origin उनका अलग अलग है। एक फिंगर का मॉडिफिकेशन है, एक पूरे हाथ के ऊपर फेदर्स लगे हुए हैं। This makes them analogous character. तो इस स्लाइड से आपको पता चलता है एनालॉगस और होमोलोगस कैरेक्टर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। एनालॉगस कैरेक्टर्स वो हैं जो कि फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं, दिख भी सेम रहे हैं, बट उनका मॉडिफिकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से हुआ है। एनालॉगस वो ऑर्गन्स हैं जो कि सेम ऑर्गन है बट उनके इतने तरीके से वो बदल गया है। होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो कि ऑर्गन जो है वो सेम है बट उसका फंक्शन जो है अलग अलग हो गया है। ह्यूमन बींग्स के केस में जैसे हाथ हो गया है, घोड़े के केस में उसका पैर हो गया, बैट के केस में उसका विंग है। ऑर्गन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट फॉर्म कर रहा है। इसके केस में, एनालॉगस के केस में क्या होगा? फंक्शन सेम है लेकिन ऑर्गन डिफरेंट है। ओके, It would be interesting to think about whether bird arm and the bat arm should be considered homologous or analogous. अब आपको ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम इसको homologous organ बोलें कि analogous organ बोलें, है ना? तो ये आप सोचिए थोड़ा सा, बट ये analogous organ है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फिंगर्स का मॉडिफिकेशन है, राइट। फिर हम बात करते हैं फॉसिल्स के बारे में। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं? इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम हेरिडिटरी पढ़ रहे हैं। तो हमें पता कैसे चलता है कि इवोल्यूशन हो रहा है? अब हम जिस लाइफ स्पैन में होते हैं, जिस जगह पर हम हैं, हम सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। अब हम जब ह्यूमन बींग्स आए अर्थ पर, तब तक डायनासोर्स खत्म हो चुके थे। हमें कैसे पता चला डायनासोर्स के बारे में? क्योंकि हमें पता चलता है ये सब के चीज़ों के बारे में क्योंकि हमने डायनासोर्स के फॉसिल्स को देखा। इसलिए हमको पता है कि डायनासोर्स इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे। अदरवाइज डायनासोर का टाइम पीरियड और ह्यूमन बींग्स का टाइम पीरियड कभी भी कॉमन नहीं रहा। ठीक है, वो अलग टाइम पीरियड में आके चले गए थे, उसके बाद ह्यूमन बींग्स अर्थ पर आए थे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चलता है? हमें फॉसिल से पता चलता है। तो स्टडीज ऑफ ऑर्गन स्ट्रक्चर कैन बी डन नॉट ओनली ऑन करंट स्पीशी बट ऑल्सो ऑन द स्पीशीज दैट आर नो लॉन्गर अलाइव। उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। यूजुअली व्हेन ऑर्गेनिज्म डाई देयर बॉडीज विल डीकम्पोज एंड लॉस्ट। यही होता है, कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसकी बॉडी क्या होती है? मदर जो अर्थ है, मदर नेचर जो है, उसकी बॉडी को पूरा डीकम्पोज कर देगी। एक मैकेनिज्म है, अगर वो डीकम्पोज नहीं करती, अगर ये मैकेनिज्म नहीं होता तो आप सोचिए कितने कितने मिलियन ईयर्स से हमारे अर्थ के ऊपर ढेर लग चुका होता डेड बॉडीज का। अलग अलग तरीके की डेड बॉडीज होती, जिसमें अलग अलग एनिमल्स की डेड बॉडीज होती, प्लांट्स होते और इसमें अलग अलग तरीके के स्पीशीज होते। लेकिन तो क्या है नेचर का मैकेनिज्म? क्या है? जब भी कोई डेड होगा तो वो उसको मदर नेचर जो है उसको डीकम्पोज करके अर्थ में वापस विलीन कर देती है।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वंस इन ए वाइल क्या होता है, बॉडी और एटलीस्ट सम पार्ट्स में बी इन एनवायरमेंट दैट डज नॉट लेट इट डीकम्पोज। कुछ इस तरीके की, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी जगह पे या कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन इस तरीके की हो गई कि जो बॉडी होती है, कोई ऑर्गेनिज्म डेड हुआ, वो उसकी बॉडी पूरी या उसका बॉडी का कुछ पार्ट जो है वो प्रिजर्व हो जाता है। इस तरीके की कंडीशन बनती है, हम बात करेंगे उसके बारे में क्या क्या होता है वो, कि वो बॉडी जो है वो प्रिजर्व हो जाती है, मतलब लाखों लाखों साल के लिए प्रिजर्व हो जाती है। तो जो वो ऐसी बॉडीज, जो ऐसी सिचुएशन में बॉडीज हमको मिले हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, वो उनको हम फॉसिल्स कहते हैं, जिसको हम बाद में स्टडी कर पाते हैं। ओके, कैसे कैसे हो सकता है? इफ अ डेड इंसेक्ट गेट्स कॉट इन हॉट मड, फॉर एग्जाम्पल, इट विल नॉट डीकम्पोज क्विकली and the mud will eventually harden and retain the impression of the body parts of the insect। क्या बता रहा है ये? मान लीजिए किसी कीचड़ में वो एक कोई इंसेक्ट या कोई भी और ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, तो क्या होगा? कीचड़ में ऑर्गेनिज्म मरता कैसे, मतलब गलता कैसे है? उसका धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता है। लेकिन क्या हुआ, गीला था मड, उसके अंदर वो चला गया, मर गया, और वो मड बाद में सूख गया, और फिर उसके बाद वो दोबारा गीला नहीं हुआ, सूखा ही रहा, इस तरीके का कंडीशन बन गया। तो वो क्या होगा, उसकी जो हड्डियां या उसका जो नॉट हड्डियां इंसेक्ट के केस में, जो उसके हार्ड पार्ट्स थे वो इंप्रेशन क्रिएट कर देंगे उस कीचड़ के अंदर। ऑल सच प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फॉसिल्स। इस केस में क्या हुआ, मड वाले केस में क्या होगा, आपको उसके इंप्रेशंस मिलेंगे। इसमें अलग अलग तरीके के फॉसिल्स दिखाए गए हैं। नोट द डिफरेंट पार्ट्स एंड डिग्रीज ऑफ डिटेल। देखो, फॉसिल ट्री ट्रंक, ये एक पेड़ पूरा यहाँ पे फॉसिलाइज हो गया। फॉसिल इन्वर्टिब्रेट, ये पूरी शेल नीचे फॉसिलाइज मिली। अलग अलग तरीके की इसकी हड्डियाँ जो हैं फॉसिलाइज मिली। फिश का हमें फॉसिल मिला। तो कुछ केसेस में हमें सिर्फ इंप्रेशन मिलता है, हमें उस ऑर्गेनिज्म को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। कुछ केसेस में हमें क्या मिलता है, उसके बॉडी के कॉम्पोनेंट्स ही मिल जाते हैं, जैसे बोन्स मिल जाते हैं उसके। सो देर आर टू कॉम्पोनेंट्स इन दिस एस्टिमेशन, वन इज रिलेटिव। If we dug into the earth and start finding fossils, it is reasonable to suppose that the fossils we find closer to the surface। देखो, जब भी हम आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो स्टडी करते हैं फॉसिल्स को, आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ फॉसिल को स्टडी नहीं करते, वो पुरानी चीज़ों को स्टडी करते हैं। मतलब कि जो भी साइंटिस्ट जो फॉसिल को स्टडी करने जाएंगे, तो मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जगह है, तो ये इस तरीके से डीप है, मान लीजिए ये सरफेस है, तो जो सबसे ऊपर मिलेगा फॉसिल वो सबसे न्यू होगा। ठीक है, इसमें तो कुछ भी रटने की बात नहीं है। जो सबसे नीचे दबा हुआ है वो सबसे ओल्ड होगा। तो यही होता है, दो तीन चीज़ें देखते हैं वो, जो अर्थ में व्हेन वी डिग इनटू द अर्थ एंड स्टार्ट फाइंडिंग फॉसिल, इफ रीजनेबल, इट इज रीजनेबल टू सपोज दैट द फॉसिल वी फाइंड क्लोज टू द सर्फेस आर मोर रिसेंट देन द फॉसिल वी फाइंड इन द डीपर लेयर्स। सेकेंड वे क्या है, डेटिंग फॉसिल इज बाय डिटेक्टिंग द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मटेरियल, जिसको हम कार्बन डेटिंग से करते हैं। कार्बन डेटिंग करते हैं उसकी, उससे हमें पता चलता है कि ये फॉसिल कितना ओल्ड है ना, उससे हमें बता पाते हैं। अच्छा, ये बताइए, मेरा सवाल है, हो सकता है इसी चैप्टर में आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। कार्बन डेटिंग हम कितने, जो कार्बन डेटिंग है वो कितने टाइम पीरियड तक के पीछे तक का वो स्टडी कर सकता है? आई मीन कि कार्बन डेटिंग का भी एक लिमिट है कि भाई इतना पुराना कोई ऑर्गेनिज्म का फॉसिल मिला है या कोई चीज़ है, उसको हम बता सकते हैं कि इतने हज़ार साल पुराना है। तो वो कितने हज़ार साल पुराने तक के जो अवशेष हैं उसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम कार्बन डेटिंग के थ्रू? दिस इज़ माय क्वेश्चन। ओके, अच्छा, इस चार्ट में आप देखिए फॉसिल कैसे फॉर्म होते हैं, ये दिखाया गया है। मान लीजिए एक फॉसिल, एक ये डायनासोर था, ठीक है, डायनासोर मर गया और ये गिर गया। द डायनासोर कोलैप्स एंड डाइज, द फ्लैश गॉट रॉट्स अवे एंड बोन्स रिमेन्स। भाई जो ये मांस है ये तो गल जाएगा, बोन इसकी बच गई। फिर क्या हुआ, ये पूरा वाटर लेवल राइज हो गया, इसके ऊपर पानी आ गया। फिर क्या हुआ, पानी आएगा तो उसके ऊपर कीचड़ वीचड़ मिट्टी सब कुछ आ जाएगी, तो ये नीचे दब गया मिट्टी में। दिस सीक्वेंस ऑफ सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट हो गए, ये पूरा नीचे दब गया। दिस बेड कंटेन्स द डायनासोर बोन, वो उसको मिला और ये दब के पूरा प्रिजर्व हो गया। ठीक है, दब गया वो, उस फॉसिल्स को सेडिमेंट्स मिट्टी के नीचे दबता जा रहा है, उसकी हड्डियाँ, प्रेशर उसके ऊपर पड़ता जा रहा है। फिर कहीं पे जाके कोई ऐसा आया जिसने स्टडी किया उसको, ये पानी यहाँ से चला गया, ये फिर से एक्सपोज हो गई है, और फिर इसको स्टडी किया गया, मिट्टी को हटाया गया, तो यहाँ पे हमको उसकी बोन्स मिलेंगी। तो ये ऐसे फॉसिल्स बनते हैं, इसमें दिखाया गया। एक और तरीका है, मड के बीच में चले जाते हैं, ऐसे दब गए वो। दूसरा होता है रेजिन्स, वो जो प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, उनसे जो गोंद निकलता है, उनका जो सिक्रीशन निकलता है, तने को काटेंगे आप तो उसका जो गोंद निकलता है, उसके बीच में बहुत सारे इंसेक्ट्स प्रिजर्व हो जाते हैं, उसके बीच में आ गया वो,
तो वो क्या होते हैं, सालों सालों तक प्रिजर्व रहते हैं। देखिए अगर हम इवोल्यूशन की स्टेजेस की बात करते हैं, जो हमने पहले वाले पार्ट में भी पढ़ा, तो हम इसमें जानते हैं कि इवोल्यूशन जो हुआ है स्टेजेस में हुआ है। इफ कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन सच एज आई आर सिलेक्टेड फॉर एडवांटेज दे प्रोवाइड, हाउ कैन दे बी जनरेटेड बाय अ सिंगल डीएनए चेंज। ऐसा तो नहीं है, अगर मान लीजिए अब आईज की बात करते हैं, इतनी एडवांस आईज की बात करते हैं, तो एक दिन में तो डेवलप हुई नहीं होंगी, कितने कितने सालों में वो धीरे धीरे बिट बाय बिट ओवर जनरेशंस इवोल्यूशन हुआ है। सिंगल सेल थी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, अमीबा पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिजम्स बने, धीरे धीरे और एडवांस ऑर्गेनिज्म बनते हैं, फिर उन्होंने एडवांस ऑर्गन्स डेवलप करना शुरू किए, तब जाके कहीं ये सारे जो ऑर्गन्स हैं वो बन पाते हैं। आप इस स्लाइड को रीड कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है डिस्कस करने के लिए, यू कैन रीड इट। जो इसमें सिर्फ यही समझाया गया है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होते हैं वो एक दिन में या एक कोई ऐसे चुटकी बजा के कोई डीएनए चेंज हुआ उससे नहीं बनते, वो सीरीज ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस चलता रहता है, सीरीज ऑफ डीएनए में चेंजेस आते रहेंगे, तब जाके उनका डेवलपमेंट होता है। इसमें दिखाया गया एक फ्लैट फॉर्म है, प्लेनेरिया हैज़ अ वेरी सिंपल आइज दैट आर रियली जस्ट आई स्पॉट्स। ये जो है ऑर्गेनिज्म, इसकी छोटे छोटे आई स्पॉट की तरह होते हैं, फिर चेंज होते जाएंगे, फिर वो कॉम्प्लेक्स आइज, जैसे ह्यूमन बींग्स की आइज, ईगल की आइज, है ना, एडवांस जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी आइज की जैसी आइज बन जाएंगी। इस वाले चार्ट में दिखाया गया है कि ये डायनासोर का फॉसिल किस तरीके से प्रिजर्व फॉर्म में मिला। ये इन्होंने पूरे के पूरे रॉक को कट करके उठा लेते हैं, इसी तरीके से स्टडी किया जाता है, क्योंकि उसी साइड पे अगर स्टडी करेंगे तो पूरा नहीं कर पाते, तो क्या किया जाता है कि पूरे के पूरे बड़े से किसी रॉक को कट करके उसको ट्रक वक में रख के लैब्स में लाया जाता है, ताकि वहाँ पे उसको धीरे धीरे, मतलब ये प्रिजर्व हुए हैं जो नेचर में, उसको ऐसे हम किसी सडन जर्क मूवमेंट से तोड़ नहीं सकते, ख़राब नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस एसेट्स होते हैं। जो लोग इनको स्टडी करते हैं, जो फॉसिल के स्टडी करते हैं, तो वो उसको धीरे धीरे ब्रश लेके बहुत ही फाइन तरीके से उसको हटाते हैं, तब इसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जो एडवांस ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं। वो एडवांस जो ऑर्गन्स होते हैं वो इवोल्यूशन प्रोसेस का नॉट ओनली विद अ सिंगल डीएनए चेंज वो नहीं आते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स जो चलता रहता है उससे बनते हैं। ठीक है, इस स्लाइड को आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बताया गया है कि भाई डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते थे वो किस तरीके से एडवांटेज प्रोवाइड करते थे। जैसे कि चेंज also a change that is useful for one property to start with can become useful later on for quite a different function। इसमें बताया गया है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे कि can start out as providing insulation in cold water। feathers जो थे वो कैसे बने थे, feathers जो आए थे, organisms जो थे, animals जो थे, या उनके ऊपर feathers आना शुरू हुए थे, वो किस लिए आए थे, पहले सिर्फ उनको ठंड से बचाने के लिए आए थे, है ना, बट लेटर क्या हुआ, इतने ज़्यादा यूजफुल हो गए फाइट में, फ्लाइट में। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो गए। सम डायनासोर हैड फैदर ऑल्दो दे कुड नॉट फ्लाई यूजिंग द फैदर्स। मतलब जिस टाइम पे फैदर्स डेवलप होना शुरू हुए थे, सबसे पहले ठंड बचाने के लिए शुरू हुए थे, पर धीरे धीरे उन्हीं ऑर्गन्स का इतना एडवांस यूज होना शुरू हो गया कि जिस फंक्शन के लिए वो पहले आए थे उससे बिल्कुल डिफरेंट तरीके का फंक्शन परफॉर्म करना शुरू हो गया। बर्ड सीम टू हैव लेटर अडेप्टेड द फैदर्स टू फ्लाइट। बर्ड्स जो थे उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया फैदर्स की मदद से। This of course means that birds are very closely related to reptiles since dinosaurs were reptiles। देखो इसीलिए तो कहा जाता है डायनासोर्स को, बर्ड्स को डायनासोर्स के बहुत क्लोजली रेप्टाइल से एसोसिएटेड क्यों माना जाता है, क्योंकि डायनासोर में भी विंग्स मिले हैं, इतने बड़े होते थे वो, तो इसलिए माना जाता है कि वो उड़ते नहीं थे। अब पता नहीं हमें उड़ते थे कि नहीं उड़ते थे, उड़ते होंगे, हो सकता है स्मॉल वाले साइज वाले डायनासोर उड़ते हों, लेकिन माना जाता है कि वो नहीं उड़ते थे। लेकिन जब बर्ड्स डेवलप हुए तो उन्होंने उन्हीं विंग्स को, उन्हीं फैदर्स को उड़ने के लिए यूज़ किया। तो इसी तरीके से इसमें बताया जा रहा है कि वेरी वेल टू से दैट वेरी डिसिमिलर लुकिंग स्ट्रक्चर्स इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल डिज़ाइन, जिसमें हमने बात किया होमोलोगस एनालोगस इवोल्यूशन के बारे में। दिस इज ट्रू दैट एनालिसिस ऑफ ऑर्गन स्ट्रक्चर इन फॉसिल्स अलाउ अस टू मेक एस्टिमेट ऑफ हाउ फार बैक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स गो। अगर हम इस चैप्टर को जब हम पढ़ रहे हैं तो इससे हम क्या सीख रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ के हम ये सीख रहे हैं कि जो हमें ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं, अगर हम फॉसिल्स को जब स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स रेप्टाइल से रिलेटेड हैं, रेप्टाइल्स जो हैं वो फिशेस से रिलेटेड हैं, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं।
हमें पता चलता है कि भाई धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अपने आप को बदला है, इतना ज़्यादा बदल लिया कि वो आज जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो हम ये स्टडी करते हैं सारी चीज़ें और फिर हम बताते हैं ह्यूमंस, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एज मैनी आर देयर करंट एग्जाम्पल ऑफ सच प्रोसेसेस। करंट में अगर हम देखते हैं वाइल्ड कैबेज की हम बात करते हैं, अगर हम ये तो बता रहे हैं कि भाई पहले ये सब डायनासोर से रिलेटेड है, अगर हम करंट में देखते हैं तो गोभी जो होती है, वाइल्ड कैबेज प्लांट इज अ गुड एग्जाम्पल। उसमें क्या हुआ है, कैबेज जो है बहुत सालों से कल्टीवेट की जा रही है, तो इससे क्या हुआ, अलग अलग तरीके के बन गए। जो कैबेज है ना, उसी से हमें क्या क्या मिल रहा है, उसी से हमें जो है फार्मर्स हैव वांटेड टू सिलेक्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन लीव्स एंड हैव ब्रेड द कैबेज वी ईट। अलग अलग तरीके से इतने सालों से कैबेज को लगाया जा रहा है, तो हम उसी की अलग अलग वेराइटीज़ को देखते हैं, जिसमें हम ब्रोकली को देखते हैं, जिसमें हम कैबेज को देखते हैं, ठीक है, कॉलीफ्लावर को देखते हैं। ये सारी के सारे तीनों के तीनों जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। वाइल्ड कैबेज आप देखोगे, कॉलीफ्लावर आप देखोगे, आप ब्रोकली देखोगे, ये सारे के सारे एक ही फैमिली है जो अलग अलग तरीके से ग्रो करते करते एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ये आप अभी कॉमनली ये प्रेजेंट ईरा में आप देख सकते हो इसका एग्जाम्पल, इतने सालों से कल्टीवेट होती जा रही है, इसलिए ये अलग अलग इसके रूप बदल गया, बट ये तीनों क्या है, सेम है। ये देखिए इस चार्ट से आप समझ सकते हैं, ये एक वाइल्ड कैबेज है, इसी से देखिए ये बन गई कैबेज, ये कॉलीफ्लावर बन गई, ब्रोकली बन गई, कोलराबी बन गई इसी से, केल बन गया इसी से, रेड कैबेज बन गई। ये सब आपने देखी होंगी, रेड कैबेज भी आपने मार्केट में देखी है। ये कैबेज तो नॉर्मल है, कॉलीफ्लावर, ये ब्रोकली सब नॉर्मल है। आपने कोलराबी भी देखी होगी, आपने केल भी देखा होगा, ये सारे के सारे सोचो इसी से निकल रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस बता रहा है। ओवर द ईयर्स जब चलते जाएंगे तो वाइल्ड कैबेज जो है ऐसा दिखता है, इससे हमारे सारे जो है जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस चल रहा है और डीएनए में चेंज आ रहे हैं और अलग तरीके के जो है स्पीशीज वैरायटी जो है वो बनती जा रही है, जो कि हमारे लिए यूज़फुल भी है और जो उस स्पीशी के लिए भी, सर्वाइवल के लिए भी यूज़फुल है, ठीक है। तो यू कैन रीड दिस, ये एक टॉपिक है, इसको हम पढ़ लेते हैं, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी क्या होती है। तो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी में क्या होता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल में। हमने क्या डिस्कस किया है, वे चेंजेस इन द डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन, हमने ये डिस्कस किया है। हमने देखा था जब सेक्सुअल मोड ऑफ एक सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो रही है, तब भी उसके डीएनए में वेरिएशन हो जाती है, तब भी हो जाती है। और जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें तो सेल में बहुत सारी इवोल्यूशन होती है, ये हमने देखा था, ठीक है। वुड लीड टू चेंजेस इन द प्रोटीन्स दैट आर मेड फ्रॉम दिस न्यू डीएनए। अनदर पॉइंट दैट हैज बीन मेड इन दिस चेंज वुड एक्यूमुलेटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो वो चेंज आया वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा। Could this be used to trace the changes in DNA backwards in the time and find out where each changes diverge from another? तो जो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी जो है, ये जो टॉपिक है साइंस का, फाइलोजेनी डज एग्जैक्टली दिस, ये यही करता है, वो बैकवर्ड इवोल्यूशन को स्टडी करता है। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑर्गेनिजम्स विच आर मोर डिस्टेंटली रिलेटेड विल एक्यूमुलेट अ ग्रेटर नंबर ऑफ डिफरेंसेज इन देयर डीएनए। तो वो उनके डीएनए को स्टडी करता है। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी अब जिस सिचुएशन में डीएनए है उससे बैकवर्ड स्टडी करता है। वो ये बताता है जो डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर उतने ही डीएनए वेरिएशंस प्रेजेंट है, ठीक है। सच स्टडीज ट्रेस द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड इट हैज बीन हाईली ग्रेटिफाइंग टू फाइंड दैट द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स शोन बाय मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी मैच द क्लासिफिकेशन स्कीम। जो हम स्पीशीज को क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन बेसिस ऑफ अलग अलग करेक्टर्स, उसको ये मैच करती है। तो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी क्या होती है, सिंस ये हम एनसीईआरटी में दिया गया है इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी जो है साइंस की वो ब्रांच है जो कि बैकवर्ड डीएनए को, बैकवर्ड इवोल्यूशनरी जो उसके चेंजेस है उसको स्टडी करती है। वो ये बताती है कि जितने डिफरेंट होंगे ऑर्गेनिज्म उसके अंदर उतने ही ज़्यादा वेरिएशंस उसके डीएनए में प्रेजेंट होंगे। तो ये मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी बताती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, यू माइट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन व्हाट मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी इज, ठीक है। ओके, अब एक चीज और आप समझ लीजिए, इवोल्यूशन जो है इससे आप हमेशा क्या समझते हो, इवोल्यूशन से हम जनरली ये समझते हैं कि भाई इवोल्यूशन जो हो रहा है ना वो बेटर के लिए हो रहा है, इवोल्यूशन से जो है वो बेटर एंड बेटर स्पीशीज आ रहे हैं। बट क्या ये सच बात है, क्या इवोल्यूशन से बेटर स्पीशीज आ रही है हमेशा? ऐसा नहीं है ज़रूरी। इवोल्यूशन जो हो रहा है चेंज लेके आ रहा है।
ज़रूरी नहीं है वो चेंज अच्छा हो रहा है, हो सकता है वो चेंज खराब भी हो रहा हो, क्योंकि हम इतने शॉर्ट स्पेन में देख रहे हैं। जब हमने फॉसिल्स को स्टडी किया, जब हमने हिस्ट्री को स्टडी किया, देन वी रियलाइज दिस थिंग कि भाई हर इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है एक बेटर स्पीशी नहीं लेकर आ रहा। अगर वो स्पीशी इतनी ही बेटर होती तो व्हाई वुड दैट स्पीशी हैज़ टू गेट एक्सटिंक्ट? क्यों वो उसका एक्सटिंक्शन हुआ? अगर वो बेटर थी, अडेप्टेशन उसका बेटर था, तो उसे एक्सटिंक्ट नहीं होना था, लेकिन वो तो हो गई एक्सटिंक्ट। तो इवोल्यूशन जो है हमेशा प्रोग्रेसिव नहीं है, राइट? In an exercise of tracing the family tree of species, we need to remember certain things. Firstly, there are multiple branches possible at each and every stage of this process. Okay, so it is not as if one species is eliminated to give rise to new one. A new species has emerged, but that does not necessarily mean, like the beetle example we have been thinking about, that the old species will disappear. It will all depend on the environment. अगर एक स्पीशी से चेंज होके थोड़ी दूसरी स्पीशी बन गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाली स्पीशी खत्म हो जाएगी। ओके, डिफरेंट स्पीशी भी बन सकती है। ऑल्सो इट इज नॉट एज इफ द न्यूली जनरेटेड स्पीशीज आर इन अ वे बेटर देन द ओल्डर वन। ये भी जरूरी नहीं है कि भाई नई स्पीशी जो होगी वो पहली वाली से बेटर है। ओके, इट इज जस्ट अ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है नेचर में सिर्फ, एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, जेनेटिक चेंज हो रहा है और नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। उस जेनेटिक चेंज का क्या फर्क पड़ रहा है? मान लीजिए बीटल जो थे वो लाल से हरे हो गए, तो वो था जेनेटिक चेंज हो ना। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन में क्या हुआ? कौवे ने क्या हुआ, पौधे के ऊपर से उसको लाल रंग ज्यादा दिखाई देता था तो उसने लाल रंग के बीटल को खाना शुरू कर दिया। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन का कॉम्बिनेशन है कि आगे वाली स्पीशी का क्या होने वाला है। हैव टुगेदर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद इन द ओरिजिनल वन। ये जो चीजें हैं, नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट, बोथ ये दोनों डिसाइड करती हैं कि आगे आने वाली स्पीशी का क्या होगा, वो कितनी बदल जाएगी एक दूसरे से, कि वो इंटरब्रीड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इससे कोई मतलब नहीं है कि आगे आने वाली जो स्पीशी है वो हमेशा बेटर होगी नहीं पुरानी वाली से, नो। ओके, एग्जाम्पल जैसे इन्होंने दिया, इट इज नॉट ट्रू दैट द ह्यूमन बींग्स हैव इवॉल्व फ्रॉम चिंपैंजीज। For example, it is not true that human beings have evolved from chimpanzees. Rather, both human beings and chimpanzees have common ancestor as long time ago. वो चिंपैंजी से इवॉल्व नहीं हुए, बल्कि चिंपैंजी और ह्यूमंस दोनों का एंसेस्टर कॉमन है। ओके, द कॉमन एंसेस्टर इज लाइकली टू हैव बीन नीदर ह्यूमन नो और चिंपैंजी। दोनों में से कोई नहीं है, वो अलग है, लेकिन हमारा भी कॉमन एंसेस्टर वही है और चिंपैंजीज का भी कॉमन एंसेस्टर वही है। चिंपैंजीज से हम इवॉल्व नहीं हुए हैं। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेपरेशन फ्रॉम दैट एंसेस्टर इज अनलाइकली टू हैव रिजल्टेड इन मॉडर्न चिंपैंजीज एंड ह्यूमन बीइंग। ओके, इंस्टेड टू resultant species have probably evolved in their own separate ways to give rise to current forms. ये बता रहे हैं साफ साफ कि हम जो है वो हम चिंपैंजीज से इवॉल्व नहीं हुए, लेकिन हमारा इंसेस्टर और चिंपैंजीज का इंसेस्टर कॉमन है। ओके, ये बिल्कुल ऐसा है कि हम अपने परदादा की बात करें। ओके, अगर हमारे परदादा ओके, ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, उनसे आए हमारे ग्रैंडफादर, फिर हमारे फादर, फिर हम। ओके, लेकिन जो हमारे ये ग्रेट ग्रैंडफादर है, इनके और भी बच्चे हो सकते हैं, 4 बच्चे हो सकते हैं, 1 2 3 4, फिर इनकी भी ऐसी चेन हो सकती है नीचे। तो क्या यहाँ पे जो इस चेन में आएगा, क्योंकि हम इससे के साथ रिलेटेड हैं, क्या हम इनके जैसे हैं? नहीं, क्योंकि इनकी मदर्स अलग होंगी, जेनेटिक वेरिएशन आ चुका है। तो हम इससे थोड़े से सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि कुछ जेनेटिक्स हमारा कॉमन है, ग्रेट ग्रैंडफादर हमारे कॉमन है, तो हम ये वाले कोई दूर दूर के पर्सन से हम इसे जानते भी ना हो सकता है। ग्रेट ग्रैंडफादर जो है उनके इस वाली चेन को हम शायद जानते भी ना हो सकता है कोई सिमिलैरिटी, बट हो सकता है मान लीजिए ये रह गए इंडिया में, ये पाकिस्तान चले गए, ये अमेरिका चले गए, और ये कहीं और चले गए, लंदन चले गए उस टाइम पे, और ये लंदन में फिर इनका बच्चे जो होंगे हो सकता है मैंने जानते भी ना हो, लेकिन क्या हम 3 जनरेशन 4 जनरेशन के बाद सिमिलर होंगे उनसे? कितनी सिमिलरिटी होगी? सेम वही हाल है ह्यूमन बींग्स एंड चिंपैंजीज। ठीक है, तो चिंपैंजीज एंड ह्यूमन बींग्स दोनों के केस में उनके जो एंसेस्टर है वो कॉमन है, बट इवोल्यूशन के प्रोसेस में कुछ जो थे वो चिंपैंजी बन गए और कुछ जो है ह्यूमंस बन गए, राइट। तो इवोल्यूशन जो है हमेशा
no real progress in the idea of evolution. Evolution is simply the generation of diversity and shaping of diversity in the environmental selection. ये सिंपल सी बात है, नेचर को नहीं पता कि वही प्रोग्रेस क्या होती है, रिग्रेस क्या होती है, वो तो हम देखते हैं, हम उसको अपने पैरामीटर्स पे देखते हैं और हम अपने आप से बताते हैं कि ये प्रोग्रेस हुई है, रिग्रेस हुई। हमने बोला, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर वो इतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते तो उनको एक्सटिंक्ट नहीं होना चाहिए, इसको हमने प्रोग्रेस का डेफिनेशन माना। बट नेचर की नज़र में ये प्रोग्रेस का डेफिनेशन नहीं है। नेचर तो नेचर है, नेचर में क्या हो रहा है, नेचर में डाइवर्सिटी आ रही है, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन में कौन मारा जाएगा, कौन बचेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। दैट इज़ द नेचर्स लॉ। वो हम उसको फिट करके देखते हैं अपने पैरामीटर्स में, ओके हमारे इस फ्रेम में फिट होता है तो ये प्रोग्रेसिव है, अगर हमारे फ्रेम में फिट नहीं होता है तो ये रिग्रेसिव है। बट कोई इवोल्यूशनरी चेंज प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव नहीं होते हैं, वो सिर्फ चेंज होते हैं, वो नेचुरल सिलेक्शन होता है, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। ये आपको इस चैप्टर से सीखने को मिलेगी। जो कोई भी ये चैप्टर देख रहा है, आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी अब कि चेंज है सिर्फ, प्रोग्रेस रिग्रेस कुछ नहीं है। ओनली प्रोग्रेसिव ट्रेंड इन इवोल्यूशन सीम्स टू बी दैट मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन हैव एमर्ज। सिर्फ अगर प्रोग्रेस की बात करें तो ये प्रोग्रेस है, मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन इवॉल्व होता जा रहा है। जैसे जैसे चेंजेस आता जा रहा है, अगर हमने एक सिंगल सेल से शुरू किया था तो अब जो है बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते जा रहे हैं। अगर हम उसको प्रोग्रेस कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ दिस इज द प्रोग्रेस, बिकॉज और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके के ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं। आँखें, सिक्स सेंस की भी बात होती है आजकल, अलग अलग तरीके की सेंसेस, सेंस ऑफ टच, नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा डेवलप हो गया है, तो उस तरीके से ये इसको प्रोग्रेस कहा जा सकता है। However, again it is not as if the older designs are inefficient, ऐसा नहीं है। अगर हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओल्डर डिज़ाइन जो था वो कोई इनएफिशिएंट डिज़ाइन था, ऐसा नहीं है। सो मैनी ऑफ द ओल्डर एंड सिंपल डिज़ाइन स्टिल सर्वाइव, वो सर्वाइव कर रहे हैं। अगर आप बात करते हैं कॉकरोच की अगर आप बात करते हैं, जो रोचेस जिनको हम बोलते हैं, अगर आप उनकी बात करते हैं तो उनको लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। आपको मालूम है, उनको हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं क्योंकि वो इतने सालों से कुछ भी बदल नहीं रहे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर सेम है। इतने सालों से उन्होंने वही बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन किया हुआ है, हज़ारों सालों से, उससे भी ज़्यादा सालों से, और वो सर्वाइव कर पा रहे हैं उस एनवायरनमेंट में। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं तो वो कोई बहुत अच्छी बात है। नो, अगर हम सिर्फ प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं इवोल्यूशन में, तो प्रोग्रेस सिर्फ इतनी है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं। बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो ओल्डर डिज़ाइन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं या ऑर्गन्स हैं दे आर लेस एफिशिएंट। इसका ये मतलब कतई भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कॉकरोच। वो सिंपल सा डिज़ाइन है उसकी बॉडी का, वो हज़ारों सालों से उसी को मेंटेन कर रहा है और वो सर्वाइव कर रहा है। बैक्टीरिया इनहैबिट इन मोस्ट इनकैपेबल हैबिटेट्स, बैक्टीरिया भी उसका एग्जाम्पल है। वो मतलब ऐसे ऐसे जगह पे भी रह पा रहे हैं जहाँ पे कुछ कोई नहीं रह सकता। डीप सी थर्मल वेंट्स में रहते हैं, आइस में भी बैक्टीरिया मिल रहे हैं, हॉट स्प्रिंग्स के बीच में बैक्टीरिया मिल रहे हैं, कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा। तो बैक्टीरिया क्या है, सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का, वो सर्वाइव कर पा रहा है। अगर आप ह्यूमन बींग को डाल दो हॉट स्प्रिंग के अंदर या आप डीप सी थर्मल वेंट के बीच में डाल दो ह्यूमन बींग को, मर जाएगा। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ज़रूर है बट सर्वाइव नहीं कर पा रहा एक्सट्रीम कंडीशन में, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनना भी कोई प्रोग्रेस का मतलब नहीं है। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन बींग्स आर नॉट द पिनाकल ऑफ इवोल्यूशन। तो हमें ये समझना कि वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर द सुपीरियर मोस्ट स्पीशी, ये बहुत बड़ी भूल है। नेचर की नज़र में हम सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। हम ये खुद को समझें कि हम पिनाकल ऑफ इवोल्यूशन पे पहुंच गए हैं, नो, but simply yet another species in teeming spectrum of our evolving life। हम सिर्फ और सिर्फ नेचर के एक तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं। हमसे पहले भी बहुत सारे तरीके के ऑर्गेनिजम्स आए, बहुत 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 केपेबल भी थे, तो भी एक्सटिंक्ट हो गए। हमसे बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके के ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज, कॉकरोचेस, इतने सालों से बिल्कुल चेंज नहीं हुए, फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो अपने आप को ये समझना कि वी आर एपेक्स स्पीशी, ये बहुत गलत है। ह्यूमन इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं अब। ह्यूमन इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, अगर हम देखते हैं द सेम टूल्स फॉर ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एक्सकवेट किया हमने, टाइम डेटिंग किया, फॉसिल्स को स्टडी किया, डीएनए सीक्वेंस को स्टडी किया, तो हमने ह्यूमन इवोल्यूशन को भी स्टडी किया, क्योंकि हमें ह्यूमन बींग्स के भी जो सिमिलर स्पीशी थी उसके भी हमें स्केलेटन्स मिले फॉसिल्स के फॉर्म में।
सो ह्यूमन के जो फॉर्म्स हैं उसके अंदर भी अक्रॉस द प्लेनेट जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमको देखने को मिली. So much so that for a long time people used to talk about human races. Skin color used to be the commonest way of identifying these so-called races. Some were called yellow, some black, kuch white, kuch brown. Over recent years, the evidence has become very clear. Okay, the answer is that there is no biological basis to the notion of human races. All humans are single species. पहले क्या होता था, अभी तो हम 21st जो मतलब जो हम सेंचुरी चेंज जब हम करते हैं, 2 सेंचुरी पहले की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या सोचा जा रहा था, 1 सेंचुरी पहले की भी बात करें तो क्या सोचा जा रहा था, ये बोला जा रहा था कि भाई ये अलग स्पीशी है, अलग रेस है, अलग रेस है. अब हम स्टडी कर चुके हैं, स्किन कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही स्पीशी है ये होमोसेपियंस. ठीक है, तो होमोसेपियंस ही हैं, अलग अलग जोग्राफिकल जगह पर पहुंच गए तो उनका अलग अलग तरीके के जो है स्किन का कलर चेंज हो गया, आंखों का कलर चेंज हो गया, हाइट चेंज हो गई, वो उनके एनवायरमेंटल अडेप्टेशंस थे. हमने ह्यूमन लीनिएज को अगर करते हैं सो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल्स, होमोसेपियंस, ये वाले हैं हम. ठीक है, ये आप ये सोचिए जब आप और पढ़ेंगे बायो की किताबें डिटेल में या कोई और किताबें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा जो होमो इरेक्टस थे ना, ये वाले, ये हमारी अर्थ पे रहने के लिए इतने ज़्यादा केपेबल थे. देखिए इनकी हाइट भी बहुत अच्छी थी, इनके पास सारे स्किल्स थे, ये भी हमारी अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गए. कहने का मतलब ये है. और ये जितने हम कितने साल पुराने हैं, हम 11-12 हज़ार साल पुराने हैं. होमोसेपियंस उससे ज़्यादा पुराने नहीं हैं, ये मैंने मैक्स बता दिया. हम सिर्फ 11-12 हज़ार साल पुराने हैं इस अर्थ पर, सिर्फ इतने पुराने हैं हम. और ये लोग जो है ना, ये होमो इरेक्टस, ये लाखों साल जी के गए हैं अर्थ पर, लाखों साल, ये लाखों साल एग्जिस्ट करके गए हैं अर्थ पर. स्टिल इनका एक्सटिंक्शन हो गया, स्टिल ये सर्वाइव नहीं कर पाए और एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. होमो इरेक्टस खत्म हो गए थे, फिर होमो निएंडरथल्स आए थे, उसके बाद होमो सेपियंस आए थे. और हम सिर्फ 10 से 12 हज़ार साल पुराने हैं अर्थ पर. स्टिल वी बोस्ट ऑफ बीइंग द सुपीरियर मोस्ट स्पीशी. हमें ये समझना चाहिए कि सिर्फ 10 से 12 साल हैं हम, और हमने इस अर्थ को इतना ज़्यादा डिट्योरेट कर दिया कि ये हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए भी थ्रेट देने लग गई है हमको. तो हमें सोचना पड़ेगा, ये बहुत ही सोचने का टॉपिक है कि अगर हमने सिर्फ 10-12 हज़ार साल पुराने होने के बावजूद इस अर्थ को इतना ख़राब कर दिया, हमसे पहले लाखों साल रह के भी होमो इरेक्टस भी एक्सटिंक्ट हो गए, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वी आर मतलब हम ना एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशी हैं और हम जिंदा रहते रहेंगे ओवर द हमेशा जिंदा रह पाएंगे, और हम अलग अलग प्लैनेट्स पे अर्थ जीवन ढूंढ रहे हैं इस टाइम पर. ये सोचने की बात है. ठीक है, इस पे ज़रूर सोचिएगा. तो ये इवोल्यूशन का जो दिखाया गया है, इसमें बताया जा रहा है, regardless of where we have lived in for the past few thousand years, we all come from Africa. अगर हम ट्रेस करते हैं कि सबसे पहले इवोल्यूशन वाले प्रोसेस को अगर हम ट्रेस कर रहे हैं तो जितने भी होमोसेपियंस हैं वो अफ्रीका से उनका ओरिजिन जो है ट्रेस किया गया है, स्टडीज़ के बाद पता चला है. द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ द ह्यूमन स्पीशी होमोसेपियंस कैन बी ट्रेस देयर, और जेनेटिक फुटप्रिंट्स कैन बी ट्रेस बैक टू अवर अफ्रीकन रूट्स. तो हम सारे के सारे जो इस टाइम पे होमोसेपियंस दिखाई देते हैं पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग तरीके के, चाइनीज़ अलग तरीके दिखते हैं, रशियंस अलग दिखते हैं, इंडियंस अलग दिखते हैं, अमेरिकन्स अलग दिखते हैं. तो ये सारे के सारे का ओरिजिन पता है क्या है? अफ्रीकन रूट्स हैं, वहीं से इवॉल्व हुए थे, जोग्राफिकली अलग अलग फैल गए. A couple of 100,000 years ago, some of our ancestors left Africa while others stays on. While the residents spread across Africa, the migrants slowly spread across various continents. अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे फैले और हज़ारों हज़ारों साल में क्या हुआ, इनके अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए. तो अगर आप पूरे के पूरे अर्थ पे देखते हो तो आपको अलग अलग तरीके के लोग दिखाई देते हैं, बट इन सबका कॉमन एंसेस्टर कौन है? अफ्रीकन जीन्स हैं सबके अंदर, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो रशियंस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियंस हो, चाहे जो मर्जी हो, सबके अंदर कौन से जीन्स हैं? अल्टीमेटली सबका ओरिजिन अफ्रीका से हुआ था, और हज़ारों साल अलग अलग रहने के बाद सबके अंदर इस तरीके के चेंजेस आ गए. ओके, तो क्या हुआ था? दे ट्रेवल डाउन द आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, और फिर फिलीपींस टू ऑस्ट्रेलिया, एंड दे क्रॉस द बेरिंग लैंड ब्रिज to the Americas. They did not go in a single line, so they were not traveling for sake of traveling, obviously. They were forward and backwards with
They went forward and backwards. They with groups or sometimes separating from each other. Sometimes coming back to mix with each other. Even moving in and out Africa. मतलब ये बता रहे हैं कि अफ्रीका में ओरिजिन हुआ था, दूसरे कॉन्टिनेंट में फैल गए, कई बार वो वापस लौटे कुछ ग्रुप्स में, फिर फैलते गए। ये एक दिन में नहीं हुआ, ना ही 1-2 सालों में हुआ है, ये हज़ारों सालों में हुआ है। ठीक है, 12,000 साल हम पुराने हैं, तो ये 12,000 साल की स्टोरी है। 12,000 सालों में ये सब कुछ होता गया, अलग अलग जगह पे लोग फैलते गए, फिर वापस आए, कुछ इधर गए उधर गए, पूरे अर्थ पर फैल गए और अलग अलग अब दिखाई देने शुरू हो गए हैं। सो दिस चैप्टर इज़ दैट्स इट। आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, हेरिडिटरी क्या होती है, किस तरीके से ट्रेट्स ट्रांसफ़र होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन कैसे होती है, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप जान चुके हैं। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि इवोल्यूशन जो है हमेशा प्रोग्रेसिव नहीं होता, ये सिंपल एक कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, वेरिएशन का और किसका, नेचुरल सिलेक्शन का। तो इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन है सिर्फ जेनेटिक ड्रिफ्ट प्लस नेचुरल सिलेक्शन। और ये क्या है, ये हमेशा प्रोग्रेसिव नहीं है, प्रोग्रेसिव नेचर में कोई वर्ड नहीं होता, ये हमने अपने पैरामीटर्स सेट किए हैं। अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो इससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने हैं, सिर्फ यही प्रोग्रेस हम मान सकते हैं। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनना भी कोई प्रोग्रेस की निशानी नहीं है, बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है वो बेटर तरीके से नेचर में सर्वाइव कर पा रहे हैं। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप इससे जुड़े हुए स्टेटमेंट्स हैं उसको अच्छे से एलिमिनेट कर पाएंगे अपने एग्जाम में और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।